नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो ये क्राइम की कहानी है वो है देश की राजधानी दिल्ली से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। 17 मई की शाम करीब 5:30 बजे थे जब दिल्ली में द्वारका सेक्टर 29 से सटे छावला के थाने के टेलीफोन की घंटी बजी। ड्यूटी ऑफिसर ने तुरंत फाइल समेटते हुए अपना हाथ टेलीफोन के रिसीवर उठाने के लिए आगे बढ़ाया। जैसे ही ड्यूटी ऑफिसर ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से किसी ने घबराते हुए कहा, छावला पुलिस स्टेशन। ड्यूटी ऑफिसर, मैं छावला थाने से बोल रहा हूँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। ड्यूटी ऑफिसर ने कहा, साहब, निर्मल धाम के पास सड़क किनारे एक आदमी का शव पड़ा है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा, आप यहाँ आकर देख ले। ड्यूटी ऑफिसर ने फोन के रिसीवर को अपने दाएं कंधे और कान के सहारे दबाया और टेबल पर पड़े नोट्स वाली डायरी को ढूंढने लगे। वो लगातार फोन पर उस राहगीर से वारदात की घटना के बारे में पूछ रहे थे और डायरी ढूंढ रहे थे। टेबल पर बिखरे सारे सामान को उलटने पुलटने के बाद जब डायरी नहीं मिली तो एक फाइल के पीछे ही उन्होंने वारदात की जगह समेत बाकी जरूरी जानकारियां लिख दी। ड्यूटी ऑफिसर ने उस राहगीर को वारदात की जगह से कहीं भी हिलने से मना कर दिया और फोन काट दिया। ये सारी जानकारी ड्यूटी ऑफिसर ने उस समय थाने में मौजूद थाना प्रभारी राजवीर राणा को दी। राजवीर बिना किसी देरी के थाने में मौजूद स्टाफ को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही पुलिस की टीम ने उस सुनसान सी सड़क के एक किनारे पर एक बाइक खड़ी देखी। बाइक के बिल्कुल बगल में खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव पड़ा था। शव को देखते ही वहां मौजूद पुलिस टीम चौकन्नी हो गई और सबूत जमा करने के मकसद से घटनास्थल के आसपास फैल गई। थाना प्रभारी जब शव का मुआयना करने के लिए बॉडी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके बदन पर किसी धारदार हथियार से कई वार किए गए थे जो साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शव के अगल बगल नजर घुमाई तो एक मोबाइल फोन वहीं पास में पड़ा था जो कि संभवतः मरने वाले शख्स का रहा होगा। रात होने को थी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने बिना किसी देरी के बाइक और मोबाइल जब्त कर लिया और शव की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम के आने का इंतजार करने लगे। उस सड़क से पैदल आने जाने वाले लोगों ने पुलिस और वहां मौजूद शव को देखकर घटनास्थल पर जमावड़ा लगा दिया था। सब टकटकी लगाए पुलिस को अपना काम करते देख आपस में फुसफुसाहट करने लगे। जब वहां मौजूद पुलिस ने आसपास के लोगों से शव की पहचान करने के लिए पूछताछ की तो कुछ लोगों ने शव की शिनाख्त करते हुए कहा कि इसका नाम अशोक कुमार है और ये एक पेशे से टैक्सी ड्राइवर है। तब तक मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम भी आ पहुंची। टीम ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले शव की फोटोग्राफी की। उन्होंने सबूत के तौर पर घटनास्थल से खून लगी मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर लिए। ये सब काम कर लेने के बाद थाना प्रभारी राजवीर ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। सारे काम निपटा लेने के बाद पुलिस की टीम थाने लौट आई तथा इस केस के संबंध में काम आगे बढ़ाने लगी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच की जिम्मेदारी थाना प्रभारी राजवीर राणा ने स्वयं संभाली। केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए थाना प्रभारी राणा ने सबसे पहले घटनास्थल से बरामद किए गए मोबाइल फोन को निकलवाया। ये फोन टूटा नहीं था, सिर्फ बैटरी चार्जिंग खत्म होने की वजह से बंद हो गया था। उसकी सीडीआर निकलवाई और देखा कि आखिरी बार एक नंबर से अशोक कुमार को कई बार कॉल की गई थी। इसके कुछ ही देर बाद ही अशोक कुमार की हत्या हो गई थी। शक की सुई अब इसी आखिरी नंबर पर आकर रुक गई थी। राजवीर ने अपने फोन से इस नंबर को डायल किया तो दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज आई। थाना प्रभारी ने पहले अपना परिचय दिया और उसके बाद उस महिला से अशोक कुमार के रिश्ते के बारे में पूछा। महिला ने अपना नाम शीतल और खुद को अशोक कुमार की बेटी बताया। राजवीर ने फोन पर बड़े दुख के साथ शीतल को बताया कि उसके पिता सड़क दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। ये जानने के बाद शीतल उसी समय ही बिलखने लगी। उन्होंने उससे उसकी माँ के बारे में पूछा तो शीतल ने अपनी माँ राजबाला से उनकी बात करा दी।
थाना प्रभारी ने राजबाला को अशोक की मौत की खबर देते हुए उनसे शीघ्र ही थाने पहुंचने को कहा। 2-3 घंटे बाद जब राजबाला थाने पहुंची तो वो थाना प्रभारी को देखते ही रोने लगी। अपने पति की हत्या की खबर सुनकर वो आहत थी। राजवीर राणा ने राजबाला को हौसला रखने को कहा और उससे उसके पति के किसी के साथ दुश्मनी होने के बारे में पूछा। राजबाला ने रोते हुए कहा कि अशोक की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। राजबाला से बात करते समय थाना प्रभारी को उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे पति की मौत का दुख है। बेशक राजबाला राजवीर राणा के सामने रो रही थी और दुखी दिखाई दे रही थी, लेकिन राजवीर को राजबाला पर शक हो चुका था। राजबाला के आंसू घड़ियाली लग रहे थे। दाल में कहीं तो कुछ काला जरूर था, जिसका पता लगाना जल्द से जल्द जरूरी था। आखिर एक व्यक्ति का कत्ल जो हुआ था। राजबाला से पूछताछ खत्म होने पर वो अपने घर के लिए रवाना हो गई और पीछे कई तरह के शक और सवाल छोड़ गई। इन सभी शक को दूर करने के लिए और इस मामले से जुड़े सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए थाना प्रभारी ने शीतल और राजबाला की सीडीआर मंगवाई। उन्होंने दोनों की सीडीआर को बेहद बारीकी से परखा और उसकी जांच की तो वो बहुत हैरान रह गए। सीडीआर से उन्हें ये पता लगा कि शीतल जिस समय अशोक को लगातार कॉल कर रही थी, उसके ठीक बाद उसने एक अन्य नंबर पर काफी देर तक बातचीत की थी। ये सब देखकर पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि यदि इस मामले में शीतल को थोड़ा ढंग से कुरेदा जाए तो शायद इस केस में एक और लीड मिल सकती है। राजवीर ने बिना देर किए फिर से एक बार राजबाला और शीतल को थाने बुला लिया। उन्होंने इस बार दोनों से अलग अलग पूछताछ की। उन्होंने पहले शीतल से इस घटना के बारे में विस्तार से पूछा। शीतल का बयान लेने के बाद उन्होंने राजबाला से इस मामले में फिर से पूछताछ की। क्रॉस पूछताछ में दोनों की चोरी पकड़ी गई। दोनों के बयान एक दूसरे से अलग थे। जब राजवीर राणा ने दोनों को कानून का थोड़ा डर दिखाया और उन पर दबाव बनाया तो शीतल ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। शीतल ने रोते बिलखते अपने हाथ से अपना सिर पीटते हुए अपनी मां राजबाला और उसके प्रेमी वीरेंद्र उर्फ डिल्लू के साथ साजिश रचकर अपने पिता की हत्या कराने की बात कबूल कर ली। ये सब सुनते ही बेटी के सामने राजबाला का चेहरा पीला पड़ गया। उसे जैसे ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। थाने में शीतल के सामने राजबाला अपनी बेटी को घूरे जा रही थी। वो उसे ऐसे घूर रही थी जैसे मानो अगर उसे मौका मिलता तो वो वहीं पर शीतल का भी कत्ल कर बैठती। शीतल द्वारा अपराध कबूल करते ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फिर राजबाला की निशानदेही पर उसके प्रेमी वीरेंद्र को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। वीरेंद्र से पूछताछ की गई तो उसने अशोक की हत्या करने का जुर्म स्वीकार कर लिया। वीरेंद्र के बताए हुए पते पर जाकर पुलिस टीम ने अशोक कुमार की हत्या में इस्तेमाल किए जाने वाले चाकू और उसकी कार भी बरामद कर ली। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में अशोक कुमार की हत्या के पीछे अवैध संबंधों की जो सनसनीखेज दास्तान सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। अशोक कुमार दिल्ली के नजफगढ़ के नजदीक भरतल गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसका 3 सदस्यों का छोटा परिवार था, जिसमें अशोक, उसकी पत्नी राजबाला और बेटी शीतली थी। अशोक की कमाई का जरिया उसकी टैक्सी थी। वो बेटी शीतल की शादी जाफरपुर कला के पास ईसापुर गांव के रहने वाले हिमांशु से कर चुका था। शीतल अपने पति के साथ बहुत खुश थी। बेटी की शादी के बाद अशोक के सिर पर अब और कोई भी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन पिछले साल कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा तो ज्यादातर लोगों की तरह अशोक भी अपने घर में कैद होकर रह गया। उसका काम ना के बराबर रह गया। घर पर रहने पर अशोक बहुत ज्यादा परेशान नहीं था। अशोक को महसूस हुआ कि वैसे भी अपने काम के दौरान वो अक्सर अपने घर से बाहर ही रहता है। ऐसे में ना जाने कितने अरसे बाद उसे इतने लंबे समय के लिए घर में रहना नसीब हुआ है। अपने काम से हमेशा बाहर रहने वाले व्यक्ति को जब घर में कैद होना पड़ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो घर की हर एक चीज को बारीकी से परखता है, गौर करता है। ऐसे ही लॉकडाउन के एक दिन अशोक घर का सामान लेने के लिए गांव में निकला तो दुकानदार से बातचीत के दौरान उसने जो सुना उसे सुनकर उसके होश ही उड़ गए।
दुकानदार ने कहा, क्यों भाई अशोक, मजा आ रहा है घर में कैद होकर? कैद होना किसको अच्छा लगता है भला? अब समस्या सिर पर बैठी है तो हम बस उसे झेलने को मजबूर है। घर में रहने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकते। अशोक बोला, अब तो तुम्हारी मेहरिया भी तुम्हारे साथ कैद हो गई होगी। अब तो लोग आ जा भी नहीं सकते तुम्हारे घर। दुकानदार ने जोर देते हुए कहा, वो घर में कैद हो गई क्या मतलब? और घर में लोगों के आने की क्या बात कह रहे हो? दुकानदार ने धीमी और दबी आवाज में कहा, अरे वो तो लॉकडाउन लग गया तब जाकर तुम्हारी पत्नी घर पर रुकने को मजबूर है, नहीं तो तुम्हारे घर से निकलते ही तुम्हारी पत्नी आशिकी करने निकल जाती थी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? कौन है उसका आशिक? अशोक ने गुस्से से पूछा। दुकानदार दबी आवाज में बोला, अरे डिल्लू का नाम सुना है तुमने? वीरेंद्र का, वही तो है जो शीतल की माँ के साथ आशिकी करता फिरता है। ये बात तो पूरे गांव वालों को पता है, चाहे तो पूछ लो। ये सब सुनते ही अशोक के दाएं हाथ में थमी पॉलिथीन छूटकर नीचे गिर गई। थैली फटने से चीनी, आटा, दाल और घर का कुछ सामान नीचे सड़क पर फैल गया। अशोक को इस बात का जितना सदमा लगा था उससे कहीं ज्यादा उसे इस बात को सुनकर गुस्सा आ रहा था। लोग उसकी पत्नी राजबाला और गांव के बदमाश वीरेंद्र के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। दुकानदार से ये सब सुनकर उसने 2-4 और लोगों से इसके बारे में पूछताछ की। हर व्यक्ति ने दबी आवाज में अशोक को वही बताया जो कि उस दुकानदार ने बताया था। दरअसल 43 साल का वीरेंद्र उर्फ डिल्लू भरतल का ही निवासी था। वीरेंद्र उस इलाके का नामचीन बदमाश था। दिल्ली के कई थानों में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। एक तरह से जेल उसका दूसरा घर था। लोगों के अनुसार जब अशोक घर पर नहीं रहता था तब उसकी पीठ के पीछे वीरेंद्र राजबाला के साथ गुलछर्रे उड़ाता था। अशोक ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजबाला से इस बारे में पूछा, लेकिन राजबाला ने पति की बातों से कन्नी काट ली। उसने उसकी बात से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद राजबाला अशोक की नज़रों का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाई। राजबाला के मोबाइल पर जब कभी भी वीरेंद्र का फोन आता तो वो पति से दूर जाकर बात करती। जब अशोक उससे पूछता कि किसका फोन आया था तो वो रिश्तेदार होने का बहाना बनाने लगती। ये सब कुछ देखकर अशोक को ये यकीन जरूर हो गया कि दाल में जरूर कुछ काला है। अक्सर पति के घर पर रहने से पत्नी को खुशी होती है, लेकिन अशोक के घर पर होने से राजबाला की खुशियों पर मानो बादल छा गए थे। राजबाला वीरेंद्र से मिलने के लिए तड़पने लगी। उसे अपने पति से ज्यादा वीरेंद्र पसंद था। वीरेंद्र के साथ मां की आशिकी के किस्से बेटी शीतल से भी नहीं छिपे थे। वो भी उनके रिश्ते के बारे में बखूबी जानती थी और वो भी तो वीरेंद्र को पिता से ज्यादा महत्व देती थी। शीतल वीरेंद्र को पिता अशोक से ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि अशोक जब घर पर नहीं रहता था उस समय वीरेंद्र राजबाला से मिलने आता तो शीतल के लिए महंगे तोहफे साथ लाता था। दरअसल लॉकडाउन की वजह से अशोक अपनी पत्नी राजबाला, बेटी शीतल और वीरेंद्र के लिए गले की हड्डी बन गया था। लॉकडाउन के चलते जेल में बंद वीरेंद्र को भी पैरोल पर छोड़ दिया गया था। एक दिन अशोक की नजरों से बचते बचाते वीरेंद्र राजबाला से मिला। उस दिन राजबाला ने वीरेंद्र पर इस कदर प्यार लुटाया जैसे वीरेंद्र के पर लग गए हो। शारीरिक सुख भोग लेने के बाद जब राजबाला और वीरेंद्र एक दूसरे से अलग हुए तो उसने वीरेंद्र से कहा कि अगर उसने उसके पति अशोक को जल्दी ठिकाने नहीं लगाया तो वो गलत कदम उठा लेगी। तब वीरेंद्र ने प्रेमिका से कहा, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे ही निपटा दूंगा। इसके बाद राजबाला और वीरेंद्र ने योजना बनाई। इस योजना में उन्होंने शीतल को भी शामिल कर लिया। शीतल इस काम के लिए खुशी से तैयार हो गई। 17 मई 2021 को शीतल ने अपने पिता अशोक को मिलने के लिए निर्मल धाम बुलाया। अशोक अपनी बाइक से निर्मल धाम के रास्ते में ही था। शीतल पल पल पिता को कॉल कर उससे खबर लेती रही। जब अशोक निर्मल धाम के नजदीक पहुंचा तो शीतल ने वीरेंद्र को कॉल कर ये बात बता दी। वीरेंद्र अपनी हुंडई कार से वहां पहुंच गया और अशोक को सड़क किनारे रोककर चाकू से गोद दिया। अशोक के शव को वहीं छोड़कर वीरेंद्र वहां से फरार हो गया था। काम हो जाने पर वीरेंद्र ने राजबाला और शीतल को इस बात की जानकारी फोन करके दे दी। राजबाला, शीतल और वीरेंद्र
तीनों अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ के साथ 12 घंटे के अंदर ही अशोक कुमार हत्याकांड का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनसे आवश्यक पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को ही जेल भेज दिया गया था और फिलहाल तीनों के तीनों अभी जेल में ही बंद है, उनकी जमानतें नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।